तो उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन है। मैंने कहा मैं और मिसेस है। कह रहा मिसेस क्या होता है, धर्मपत्नी बोलिए। चाइनीज फोर्स ना आ जाए तो इसलिए हम लोग सबसे आगे रहते थे, वॉच करते थे, तैर के गए, कपड़े उतार के पार करके गए। तो मतलब आप वर्दी में थे, वर्दी उतार के हाथ में लेके पार गए। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शख्सियत में हम आपको उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार समाज से होता है और उस समाज में एक अलग स्थान रखते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के एक धरोहर जिन्हें हम बोल सकते हैं। वर्तमान में आप लखनऊ मेट्रो में एज ए सिक्योरिटी कमिश्नर तैनात हैं और आप पूर्व में गवर्नर साहब के ओएसडी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत रावत साहब। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो सर अब शुरुआत कैसे हुई सर? ये जो जर्नी, एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी जो रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ये थी कि हम तो फादर सेना में थे जी। तो वैसे ही मेरा जन्म आर्मी हॉस्पिटल में सिकंदराबाद में हुआ था। जी जी। तो सेना की परवरिश, वहाँ का फौजियों को देखना, तो शुरू से ये चाह थी कि मैं भी बेल्ट फोर्स में जाऊँ। जी जी जी। आर्मी में जाऊँ या पैरा मिलिट्री फोर्स में जाऊँ या स्टेट पुलिस में जाऊँ। तो मैंने बीएसएफ में भी ट्राई किया था, सेना में भी, एनडीए में ट्राई किया था, लेकिन अंतोगत्ता मैं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में सेलेक्ट हुआ। अच्छा, तो सर हम चलते चलते बात जी जी। तो सर ये अपना जो आप एज एसआई आप नियुक्त हुए थे, तो ये कौन सा वर्ष था, किस साल ये की मैंने बात 78 में हम लोग की ट्रेनिंग शुरू हुई थी मुरादाबाद में। जी जी। जो इस समय पुलिस एकेडमी है, तो उस समय ये पीटीसी हुआ करता था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था। ओके ओके ओके। तो 78 में नवंबर में हमने ज्वाइन किया था जी। और 79 दिसंबर में हम लोग वहाँ से पास आउट हुए थे। अच्छा, यानी कि आपका 78 में शुरू हो सिलेक्शन गया। हुआ। जी जी। अच्छा अच्छा सर, सबसे पहली पोस्टिंग कौन सी थी अपनी? सबसे पहले मेरी उस समय, चूँकि उत्तराखंड यूपी में ही था पूरा, तो पहली पोस्टिंग मेरी जनपद चमोली में हुई, जिसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर में है। ओके ओके। तो 18 दिसंबर 1979 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। तो मतलब हम कह सकते हैं आप उन लकी लोगों में से हैं, उन लकी सर्विसमैन में हैं जो दो राज्यों में काम किए हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। और मुझे ये भी सौभाग्य है कि मैंने दोनों प्रदेश की राजधानी में काम किया है। वाह वाह, क्या बात। ट्रैफिक में भी काम किया है और चिकोटी में भी और पुलिस में भी। अच्छा, आप ट्रैफिक पुलिस भी रहे हैं? हाँ, मैं वहाँ, क्योंकि मैं पहले सिविल पुलिस में था देहरादून में जी। तो वहाँ फिर हमारा एक आरएसआई कोर्स होता है जी। तो आरएसआई कोर्स करके जैसे ही मैं लौटा जनपद में, तो मुझे ट्रैफिक की कमान संभालनी पड़ी। अच्छा। तो मुझे ट्रैफिक की व्यवस्था देखनी पड़ी देहरादून की। जी जी जी। और फिर उसके बाद जब मैं प्रमोशन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, था मुझे फिर यहाँ लखनऊ में भी 98 से लेकर 2001 तक ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहा हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा, ये मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मुझे ये पता चला कि आप एक जो शब्द है एसपीएफ, जी जी जी, आप उसमें भी रहे हैं। हाँ, तो वो क्या है, उसके बारे एसपीएफ में? ऐसा था कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बटालियन थी 9th एसपीएफ, जो पीएसी की बटालियन थी, लेकिन उसका नाम दिया था स्पेशल पुलिस फोर्स। जी। इसका काम ये था कि जो भी हमारे 3 जनपद थे जो चाइना से जुड़े हुए थे, जैसे आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जी, ये तीनों जनपद जो चीना की सीमा से जुड़े थे, उसमें स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान नियुक्त रहते थे। अच्छा। और ये आर्मी से आगे रहती है आईटीबीपी, और आईटीबीपी से भी आगे बॉर्डर में एसपीएफ के जवान रहा करते जो सबसे पहले जो सबसे पहले जो पहले सामना होता था। ओके ओके। तो हमारा काम मुख्य यह था कि हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण ना करे, हमारे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट ना करे, हाँ हाँ। या हमारे कोई रैकी करके जो चाइनीज फोर्स ना आ जाए। तो इसलिए हम लोग सबसे आगे रहते थे, वॉच करते थे, दिन रात संतरी नियुक्त रहते थे और रैकी भी करते तो थे। इसका क्या कुछ अलग कोर्स होता है इसका? इसका, हाँ, एसपीएफ का अलग कोर्स होता है। पूरी बटालियन पूरी अलग बनी है और वो सेना के साथ काम करती है, और हम लोग को वो पूरी सुविधा मिली थी जो सेना को मिलती है। पूरा राशन वासन बिल्कुल सब व्यवस्था सेना की तरह थी। अच्छा अच्छा जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं पापा चूंकि चाइना में रहे तो आप भी इसलिए ये कोर्स किए? हाँ, शुरू से ये था कि मैं भी बेल्ट फोर्स में जाऊँ, तो पुलिस में आके एक तरह से आर्मी का काम करने का मौका मिल गया मुझे। अच्छा अच्छा। तो सर आप अभी आप रिटायर्ड हैं? जी। तो ये कब रिटायरमेंट कब हुई थी अपनी? मैं 2001 से 2016 तक गवर्नर साहब जो अपने माननीय राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनका मुख्य सुरक्षा अधिकारी रहा हूँ। जी। तो मैं श्री विष्णुकांत शास्त्री जी के टाइम पे आया था राजभवन में। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बल्कि मेरा इंटरव्यू भी लिया था, और वो बहुत हिंदी प्रेमी भी थे। अब मुझे पहले इंटरव्यू में बता दिया गया था कि आप जब आप बोलें तो आपके मुंह से कोई अंग्रेजी का शब्द ना निकलना। अच्छा जी। ये आपने बड़ा यूनिक चीज़ बताया। तो मैं बड़ा संभल के गया, लेकिन जैसे होता ही है, बातचीत होती रही। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन कौन है। मैंने कहा मैं और मिसेस है। कह रहा मिसेस क्या होता है, धर्मपत्नी बोलिए। लेकिन फिर मैंने अपने को संभाला, सॉरी नहीं बोला। जी जी। तो फिर मैंने आपको सुधार किया। अच्छा।
अच्छा सर, वैसे एक चीज़ तो है, उम्र एक सिर्फ गिनती है। जी, चूँकि आप रिटायरमेंट हैं तो अभी क्या एज होगी, इफ़ यू डोंट माइंड? मैं 6 फरवरी को मेरे पूरे 65 साल पूरे हो गए हैं। क्या बात है। 66 में प्रवेश कर लिया है। अच्छा, अभी डबल सिक्स अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि पुलिस की बात करते हैं, जी, चूँकि आप पुलिस में रहे हैं, जी, जी। तो जैसे ही उनकी थोड़ी सी उम्र आती है, थोड़ी सी क्या 35 प्लस जाते ही जी, जी। उनका जो है डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है एक बॉडी का, अब पेट निकलना, जी, ये जी। सारी चीज़ें। ये और आप इतना फिट हैं, मतलब क्या ये गुरु मंत्र क्या है? नहीं, विशेषकर ऐसा होता है कि सिविल पुलिस में जो आता है उसको ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम है। अच्छा जी। उसे खाने भी के टाइम जो है नियमित नहीं रह पाता। सोने के भी रात में 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, सुबह कोई घटना होगी तो 4 बजे फिर उठ के चले जा रहा है। एक्सरसाइज करने का कोई मौका नहीं है उसे, जी जी। खाने का कोई टाइम नहीं है, तो इसी बात से वो जरा बेडोल से हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो केयर करते हैं तो वो वहाँ रह के भी अपना काफ़ी केयर कर लेते हैं। जी जी जी। तो बाकी हम लोग तो यही सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं। हाँ। सादा भोजन खाते हैं। अच्छा। मैं पूरा शाकाहारी हूँ ओके। और मैं वाइन भी नहीं लेता, मसाला नहीं खाता। वाह वाह, नहीं ये वो चीज़ तो सब छोड़ देख दी। के लगता है फिट है आप बिल्कुल। ये शायद मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है कि जो मैं फिट हूँ। ओके ओके। तो अभी जो आजकल लड़के आ रहे हैं जी, जी। पुलिस में जो भर्ती हो रहे हैं, चूंकि आप तो उस वक्त के हैं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जी, जी। 1978। तो अभी जो लड़के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं तो उनके बारे में आप खास क्या टिप देना चाहेंगे? और अभी जो वर्तमान में पुलिस में तैनात हैं, जी, जी। जिनके शरीर डिफॉर्म हो रही है जी, जी। हिसाब से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये है कि अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आजकल के बच्चों का आपने देखा होगा, विशेषकर हमारे घर में भी, आपके घर में भी, जी। बच्चे रात में 2 बजे तक जगे रहते हैं, सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं। ओके। ना कोई एक्सरसाइज है, ना कुछ है, टाइम से सोना नहीं है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य को बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ओके, यानी कि समय से सोना, समय से उठना। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो बिल्कुल, करना बिल्कुल। पड़ेगा अपने आप को फिट और रखने। हो सके तो सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो अभी सर इस उम्र में, जी। हालांकि मैं बार बार उम्र नहीं बोलूंगा, लेकिन इस उम्र में आप कितना देर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक कितना देर करते हैं, और डाइट क्या लेते हैं, इस बारे में भी थोड़ी सी। हाँ, सुबह की शुरुआत होती है तो फ्रेश होके हम लोग वो एक सेब लेते हैं। अच्छा, सिंगल एक से? एक सेब। ओके। और उसके बाद वॉक करने चले जाते हैं, करीब 3 किलोमीटर वॉक करके आते हैं। आज के डेट में भी? आज ये, हाँ, 3 किलोमीटर टहलते हैं। उसके बाद आके फिर अपना थोड़ा योगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है। कोरोना के कारण बताया गया है कि आपको योगा में भी विशेष ध्यान देना है, विशेषकर आपकी सांस के सिस्टम को जो ओके भी ओके। है। हाँ 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 हाँ। तो आपको अनुलोम विलोम भी करना है, प्राणायाम भी करना है। 2 चीज़ कर लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये कितना देर का, ये योगा का जो टाइमिंग है, कितने देर तक चलती है? योगा करीब 30 मिनट करीब होता है 30 मिनट। और 40-45 मिनट आपका वॉक हो जाता है पहले, तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। अच्छा अच्छा। और खाना फिर सादा लेना है आपको। सुबह जैसे हम लोग नाश्ते में सेब सुबह ले लिया। ओके डॉक्टर्स भी, हमें डाइटिशियन ने बताया था कि ये कई लोग करते हैं कि 10 बजे तक कुछ खाते ही नहीं है, ओके वो पूजा करेंगे उसके बाद खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एसिड बनना शुरू हो जाता है, ओके। क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा पेट खाली होता है तो उसमें फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अच्छा तो राइट। आप सुबह उठ के 2 बिस्कुट जरूर खा लीजिए चाय के साथ, खाली चाय मत पीजिए। उसके बाद फिर उसके बाद अपना कर लीजिए कुछ भी कार्य करना। मतलब पहले आत्मा फिर परमात्मा। और फिर नाश्ते में हम लोग एक रोटी सब्जी, अच्छा। ये दलिया या ओट्स, ये चीज़ लेते हैं। और जैसे पहले ही बताया तो खैर हम तो पहले से ही 10 ग्राम च्यवनप्राश लेते हैं दूध के साथ। अच्छा, फिर शाम का क्या कैसे शेड्यूल होता है, मतलब कब खाना कब सोना कैसे? शाम का जैसे तो हम ऑफिस से जाते हैं, कभी 6-7 बजे जाते हैं, कभी कभी जी जी। तो 8:30 बजे तक हम लोग अपना रात्रि भोजन कर लेते हैं। ओके ओके। और उसके बाद 10 बजे तक एक कप दूध, उसमें हल्दी डाल के पी के अच्छा, सो हल्दी जाते हैं। हल्दी दूध। हाँ, वैसे सोने का टाइम 10 बजे होता है, लेकिन चूंकि यहाँ मेट्रो आपकी चलती है 10 बजे तक चलती है, रात में 11 बजे तक शटर वटर बंद होते जी। हैं, तो उनकी पूरी रिपोर्ट लेके हमें भेजनी पड़ती है ओके। कि ये सब सामान्य हो गया, शटर बंद हो गए हैं, ट्रेनें अपने इस डिपो में जा चुकी हैं। इस वास्ते मुझे 11 बजे तक जगना पड़ता है। अच्छा, एक बार फिर से हम आपके पुराने दिन में चलते हैं, जब आप सर्विस में थे, पुलिस में थे, तो उस दौरान का कुछ ऐसी घटना आपको याद होगी जो अभी भी मेमोरेबल हो? मतलब आप ओएसडी में रहे गवर्नर के, अभी आप सिक्योरिटी कमिश्नर हैं मेट्रो में, तो कुछ ऐसी यादें जब आप एसआई या फिर इंस्पेक्टर या फिर जो सीओ आप थे सिविल पुलिस में, तो उस दौरान की कोई घटना याद हो आपको? कुछ ऐसे ही था कि मैं थाना कर्णप्रयाग में था, जनपद चमोली में पड़ता है थाना कर्णप्रयाग। ओके ओके ओके। तो वहाँ एक सूचना है कि एक बाबा जी नदी के पार बैठे हैं, कई दिन से हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, कोई जाने का साधन नहीं, बीच में कोई पुल नहीं था। तो मुझे एसओ थे, उन्होंने बताया कि भाई जाके देखिए। जी जी। तो मैं वहाँ गया, तो मैं चूँकि हमारा जो कोरदार घर है नदी के किनारे बना है, ओके। तो जो नदी आती है उसमें थोड़ा बहुत तैरना सीखा हुआ है। जी जी जी। तो उसमें फिर यही हुआ कि नदी पार करना था, आपको तैर के ही जाना, पुल कोई था नहीं। ओके। तो फिर हम तैर के गए, कपड़े उतार के पार करके गए। तो मतलब आप वर्दी में थे, वर्दी हाँ, उतार उतार के हाथ में लेके पार गए। बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे,
तो उनसे पूछा तो बोल भी नहीं पा रहे, काफ़ी दिन से भूखे प्यासे थे। तो दूसरी तरफ क्या था, नदी की दूसरी तरफ जो गांव के लोग तो काफ़ी इकट्ठा थे, ओके। आवाज़ जा नहीं रही थी। तो हमने पेन में कागज़ में लिख के देखा कुछ खाने के लिए भेजिए, अच्छा। पत्थर से फेंका उधर से, फिर उधर से उन्होंने ब्रेड व्रेड कुछ पत्थर से फेंकी फिर इस तरफ, तो फिर उनको खिलाया विलाया। तो मतलब एक अजय स्मार्ट वॉकिंग, अगर स्मार्ट वॉकिंग की हम बात करें, जी। जो अभी आज के पुलिस वालों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ होगी, एक अच्छा संदेश होगा कि एक स्मार्ट वॉकिंग जी। जो उस टाइम, ये कब की घटना होगी उसे? ये होगी 81 की। 81 की उस टाइम की, वाह। वो नदी कहलाती, पिंडर नदी कहलाती है, वहीं जो कर्णप्रयाग में अलग नदी से मिलती है। ये पिंडर नदी कहलाती है। अच्छा अच्छा। तो उसको पार किया था। आइए। तो सर एक चीज़ और जो है कि आप उन लकी ऑफिसर्स में हैं जो 2 राज्यों के राजधानी में काम किए हैं, जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और दोनों में कितना अंतर है? जो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और अपना लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो दोनों में कितना अंतर है? अंतर तो काफ़ी है, क्योंकि देहरादून जब मैंने काम किया था वहाँ पे 83 से 87, तो काफ़ी टाइम हो गया था। उतना वहाँ पे व्हीकल भी नहीं थी, क्राइम भी यहाँ के मुकाबले बहुत कम था देहरादून में। तो वहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं आई फिर। लेकिन यहाँ देहरादून में जब लखनऊ में आए तो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी था। और जब हम लोग 98 में यहाँ पे ज्वाइन किए तो उसके बाद एक अभियान चला कि यहाँ से जो डीजल वाले टेम्पो हैं सब हटाए जाने हैं सिटी जी जी जी। उस टाइम कलर भी चेंज हुआ था। ये पूरा प्रदूषण के कारण डीजल वाले टेम्पो सब हटाए जाने थे, सिटी बस चल रही थी। तो उसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कई टेम्पो जिनका परमिट नहीं था या जो बिना उसके थे सीएनजी के, जो डीजल से चलते थे, वो शहर में घूमते थे, उनको पकड़ के फिर सीज करना पड़ता था। ओके ओके। तो उस टाइम बड़ा फील भी होता होगा कि हम थोड़ा सा जी गलत भी कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को देख के भी लगता होगा कि नहीं ये जरूरी भी है। जी जी जब आप ट्रैफिक में हुआ करते जी हैं। सर। अच्छा, देहरादून में आप कौन कौन से थानों में रहे? देहरादून में मैं विशेषकर रिपोर्टिंग चौकी, हमारा एक बिंदाल चौकी है जो एनजीसी को जोड़ती है, उधर कैंट एरिया को जोड़ती है, और थाना कैंट के अंडर में आती है। और एक चौकी है वहाँ पे पटेल नगर चौकी। जी जी। पटेल नगर भी रिपोर्टिंग चौकी है, अब थाना हो गया होगी। और एक चौकी है करणपुर, जिसमें डीएवी और डीबीएस कॉलेज जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, वो वहाँ आते पर हैं उपद्रव भी होता जी, रहता है, जी, क्योंकि वो बच्चे भी हैं तो बहुत आते हैं। हाँ, तो वो बड़ा हार्ड। छात्र यूनियन बहुत हावी रहता हूँ, अच्छा जी जी तो जी। उसमें भी मैं रहा हूँ ओके ओके और ट्रैफिक में रहा हूँ। ओके। तो आप थे इंद्रजीत रावत साहब। आप लोगों ने सुना कि लगातार बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं हम लोग को। हम ऐसे शख्सियतों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारे वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।